हेलो 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 एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। एक नई दिन और एक नई शुरुआत। तो शुरुआत का आगाज तो हम कल ही से कर चुके हैं। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर किसका? जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो, उफ, इस चैप्टर को बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, तो देखो, कल तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लिया था, जहां हमने देखा था कि मेटलर्जी, मिनरल्स, ओर्स, गैंग्स और टाइप ऑफ ओर्स कितनी होती है। तो कल के लेक्चर में हमने ये 5 चीजें कवर कर ली थी। तो अगर किसी वजह से आपने कल का लेक्चर मिस कर दिया है तो जाके उस लेक्चर को सबसे पहले कंप्लीट कर लो और फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू कर लो। और अगर अभी लाइव देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस लेक्चर को अभी साथ का साथ कंप्लीट कर लो, फिर इसके बाद पहला वाला जाके कंप्लीट कर लेना। तो ये अपना प्रॉपर यूट्यूब पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। पर अगर यूट्यूब के साथ साथ आप हमसे एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो आप अन अकेडमी का ऐप पे जाके प्लस या आइकॉनिक में से कोई सा भी प्लान का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और उसके लिए आप कोड यूज कर लीजिएगा आनंद। तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट इस समय अवेलेबल होगा आपको मिल जाएगा। प्लस सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो कि आपके लिए बहुत खुशी की खबर है कि अन अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर्स चालू हो चुके हैं। नोएडा, पटना, लखनऊ, हर जगह ये सेंटर्स चालू हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है और खास करके उम्मीद टीम के साथ पढ़ना है तो अभी उम्मीद टीम नोएडा सेंटर पे अवेलेबल है, तो आप वहां भी एनरोल कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, ये नंबर आपके मोबाइल में फीड हो जाना चाहिए। उम्मीद टीम, आनंद मनी, किसी के भी नाम से आप ये नंबर सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको अब आगे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए और आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए कि सर मुझे किसी से बात करनी है, आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आपको कैरियर में आगे क्या करना है, आपको कौन से प्लान्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, कैसे पढ़ना है, कुछ भी प्रॉब्लम आए, इस नंबर पे कॉल करके बड़ी तुरंत कॉल करके जिस फैकल्टी से बात करनी हो उससे बात कर सकते हैं। बस जो भी फोन उठाए उसको बता देना है शशि सर से बात करना है, वो मुझसे बात करा देगा। आनंद सर से बात करना है, वो आनंद सर से बात करा देंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। और पढ़ाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स। तो सारे के सारे नोट्स, एनोटेशंस, फॉर्मूला बुक्स, डीपीपी सारा आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। किस पे? आनंद मनी 001 पे। तो अभी तुरंत टेलीग्राम पे जाओ, आनंद मनी 001 डालो, चैनल आएगा, ज्वाइन कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने आपकी प्ले लिस्ट क्रिएट कर रखी है वेबसाइट पे anandmoney.com पे। तो वहां जाके उस प्ले लिस्ट को भी आप जाके देख सकते हैं, पर उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो आप वहां से वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलें आगे, सीधा चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। कल हमने अपना लेक्चर कहां तक कर लिया था? उससे पहले क्या हो जाते हैं, हम थोड़े से डाउन टू अर्थ आके छोटे हो जाते हैं। ठीक है, चलो। तो कल हमने बड़ी क्या कर लिया था? कल हमने यहां तक अपना पूरा पार्ट कवर कर लिया था, जहां तक हमने ये देखा था कि मेटलर्जी का सबसे पहला स्टेप होता है क्या? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्या होता है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग हमारा सबसे पहला स्टेप होता है मेटलर्जी का, जहां पे जो बड़े बड़े पत्थर अर्थ से निकाले जाते हैं उन पत्थर्स को हम क्या करते हैं, बॉल मिल में डाल के घुमाते हैं। और वो बॉल मिल में होती है लोहे की बड़ी बड़ी बॉल्स। ठीक है, वो जब पत्थर से टकराती हैं तो पत्थर को पहले बड़े पत्थर से छोटे पत्थर में तोड़ती हैं और फिर बार बार टकरा टकरा के उसको पाउडर में बिल्कुल कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाता है, जो हमारा डिजायर्ड अमाउंट में हमें चीजें चाहिए होती हैं, या मैं बोल सकता हूं आपको कि हमें पाउडर फॉर्म में पाउडर फॉर्म में हमारी और मिल जाती है। पाउडर फॉर्म में हमारी और मिल जाती है हमें यहां से। ठीक है, अब अगर आपको एक बार पाउडर फॉर्म में और मिल गई तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मेटलर्जी का, वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब समझने वाली बात है, क्यों करना है कंसंट्रेशन ऑफ, क्या स्टेप, सिर्फ जरूरत क्या है, फालतू में ही मतलब मन आया फर्जी में आपने कर दिया? नहीं, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्यों? देखो, होता क्या है, जैसे आपने मान लो एक पत्थर उठाया, ठीक है, वो पत्थर मान लो आपका 100 ग्राम का था, जस्ट एज यू, छोटा कि हम इमेजिन कर पाए, 100 ग्राम का आपने एक पत्थर उठाया। उस पत्थर में मान लो 40 ग्राम आपका मेटल था, मतलब मान लो आयरन ही था, 40 ग्राम आपका आयरन था। अब ऐसे सोचो, आपने उस आयरन के चारों तरफ देखा कि बहुत सारी इंप्योरिटीज है,
आपने कहा यार केमिकली रिमूव करना पड़ेगा, तो आप केमिकली रिमूव करने जा रहे हो, सोचो 60 ग्राम आपको इम्प्योरिटीज के लिए कितना केमिकल लगता। तभी मैं आया, मैंने कहा भाई रुक, ये जो पत्थर है इसमें 60 ग्राम इम्प्योरिटी है, इसमें 10-15-20 ग्राम इम्प्योरिटी है, पानी में धोने से या दुनिया भर के हल्का सा हिलाने से या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन से इन सब चीजों से निकल जाएंगी, तो क्यों उनको फालतू में इतने महंगे केमिकल में डालना है। आप तो लड़के ने सही बोली। तो आपने क्या किया, जब उसको 20 ग्राम इम्प्योरिटी केवल पानी से ही निकाल दी, तो अब क्या बचा, और बची 80 ग्राम अभी भी, और उसमें 40 ग्राम क्या रह गई, अब मेटल रह गया। तो सोचो पहले 100 ग्राम में 40% मेटल था, मतलब 40%, 40 ग्राम मेटल था, इसका मतलब 40% मेटल था, तो कंसंट्रेशन कितनी थी, 40%। अब आपके 80 ग्राम में 40 ग्राम आपका मेटल है, तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 50%। तो सीधा 40% से 50% आपकी कंसंट्रेशन पहुंच गई, तो कंसंट्रेशन बढ़ी, का मतलब हमें केमिकल्स कम यूज करने पड़ेंगे। प्रॉफिट बाबूराव, प्रॉफिट, पैसा पैसा निकलेगा, पैसा पैसा। ठीक है, तो अब इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, एक बार देख लेते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलते हैं। तो वो बोल रहा है रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स सच एज सैंड, क्लेस मतलब मिट्टी टाइप की पत्ती, ये सब जैसे होते हैं, फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन। वो कह रहा है जो अनवांटेड चीजें होती हैं उनको ओर से निकालना इस हमारा क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बड़ी अंडरलाइन कर लेते हैं या इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब कंसंट्रेशन के दो नाम और होते हैं, इसको भी याद रखना, एक तो बोलते हैं ड्रेसिंग और एक बोलते हैं बेनिफिकेशन। ठीक है, दोनों नाम से याद रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स एंड सिलेक्शन ऑफ दी स्टेप्स डिपेंड अपॉन डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड एंड मेटल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैंग। मतलब वो कह रहा है कि अब हमारे इसको निकालने के बहुत तरीके, ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन का एक ही तरीका है, ये ऊपर क्रशिंग और ग्राइंडिंग का एक ही तरीका है, बॉल मिल, वैसे कंसंट्रेशन के बहुत सारे तरीके हैं। तो कह रहे आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा मेटीरियल, कौन सा स्टेप आपको लेना चाहिए कंसंट्रेशन के लिए। तो वो कह रहा है ये डिपेंड करेगा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम देखो पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आप देखना आपको सब समझ में आ जाएगा। तो वो कह रहा है द टाइप ऑफ मेटल एंड द अवेलेबल फैसिलिटीज एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशंस। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। वो कह रहे हैं इनमें से बहुत से स्टेप्स हमने नीचे डाले हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या है बढ़िया आपका इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिक वॉशिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब याद रखना हाइड्रोलिक वॉशिंग को ही ग्रेविटी सेपरेशन भी बहुत बुक्स में डायरेक्टली बोला गया है। तो बेसिकली एक दूसरे का थोड़ा प्रोसेस अलग है, पर देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ प्रोसेस सेम है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन भी। अभी मैं समझाऊंगा क्यों बोलते हैं। तो देखो होता क्या है, बोला दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन ग्रेविटीज ऑफ द ओर एंड गैंग्स पार्टिकल। वो कह रहा है सिंपल सी बात, दोनों की ग्रेविटी में डिफरेंस है, ग्रेविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, अर्थ पे ग्रेविटी वही है, पर आपको पता है जिसका मास जितना ज्यादा होगा उस पे उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी एक्ट करेगी, उसको उतना ही नीचे की तरफ खींचेगी। हैवियर द ऑब्जेक्ट हायर विल बी द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। तो बेसिकली अगर जो आपकी भारी चीज होगी वो नीचे बैठ जाएगी और जो आपकी लाइट वेट चीज होगी वो ऊपर चली जाएगी, पानी पे तैरने लगेगी सरफेस पे जाके। तो यही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी वाला डिफरेंस है। ठीक है, इट इज देयर फॉर अ टाइप ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन बोलते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैं हर तरीके से इसको अंडरलाइन कभी कर देता हूं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं, तो ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। अब इसमें बड़ी एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली होता ये है, मैं पीछे देखता हूँ शायद आपको डायग्राम दे रखा हो, डायग्राम नहीं दे रखा, तो मैं समझाता हूँ कैसे कर। देखो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ अच्छे से। जैसे मान लो आपका ये कंटेनर है, मैं सही से बना लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ गौर से देखना। ठीक है, ये हो गया, ये इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, ऊपर से बड़ी हम डाल देते हैं और, हमारी क्या डाल देते हैं, ऊपर से हम डाल देते हैं और। ठीक है, और को साइड में लिख लेते हैं, हमारी जगह बच जाए और। ठीक, अब होता क्या है, मान लो मैंने इसमें यहाँ पे ये और डाल दी, ये सारी की सारी और।
ठीक है। अब होगा क्या, जब बड़ी मैं यहां से वाटर पास करूंगा H2, तो ये वाटर बहुत रफ्तार में जाएगा और जाके सीधा ये वाटर कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा और एकदम से जो ओर, ये वाली जो ओर है जो ये बैठी हुई है, इस ओर में एकदम से ब्लास्ट करेगा और ये ओर ऐसे से फैलते हुए ऊपर तक आ जाएगी। ठीक है। तो जब ये ओर ऊपर आ जाएगी तो ये ओर है ना, जो पानी की सरफेस पे तैरने लगेगी। ये ओर है पानी की सरफेस पे जब ऊपर आएगी तो तैरने लगेगी। तो पर ओर में जो भारी चीजें हैं, जैसे भारी मेटल हुआ, पत्थर हुए, ये सब चीजें हुई, ये वापस बड़ी क्या होंगी, नीचे की तरफ बैठेंगी। पर जो पत्ती रेत, हल्की वाली रेत है, ये सब ना पानी के ऊपर तैरने लगेंगी यहाँ पे। और फिर हम यहाँ से एक छेद करेंगे और इस पूरे को नीचे बाहर निकाल लेंगे। तो ये मिट्टी, हल्की वाली मिट्टी, किले, फूल पत्ती और ये सब चीजें हैं ना, ये सब आपकी यहाँ से सरफेस में बहते हुए बाहर निकल जाएंगी। और जो भारी चीजें हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे बैठ जाएंगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसी को कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। तो देखो ये वो यही बोल रहा है क्या, an upward stream of running water is used to wash the powdered ore. The lighter the gangue particles are washed away and the heavier ores are left behind. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, टेंशन नहीं है, सही है, इजी था, समझ में आया पक्का। ठीक है। अब दूसरा बड़ी वो क्या बोल रहा है, दूसरा है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। दूसरा है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। अब वो कह रहा है क्या है मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो, मैग्नेटिक सेपरेशन बड़ी केवल उन ओर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं जिन ओर्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जिन ओर्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, ये मेथड उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो वही चीज क्या हो गई, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई कि ओर्स जिनके पास मैग्नेटिक एलिमेंट्स का मतलब मेटल्स है जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, जैसे आयरन हुआ, उनके लिए आप मैग्नेटिक सेपरेशन यूज कर सकते हो। तो इसके लिए फिजिकल प्रॉपर्टी यही काम करेगी। तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है। तो कह रहा है इसमें या तो आपकी इंप्योरिटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखती हो या आपका मेटल इंप्योरिटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता हो। अगर दोनों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं तो भी दिक्कत है और दोनों नहीं रखते हैं तो भी दिक्कत है। दोनों में से किसी एक को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी, एक को। ठीक है, तभी तो एक को दूसरे सेपरेट कर पाओगे। तो होता क्या है, समझो बात को। ये एक रोलर है, ठीक है, ये रोलर है, ये लगातार घूम रहा है। इस रोलर में जो ये वाला हमारा रोलर है, इसको हमने मैग्नेटिक रोलर बोला है या मैग्नेट से बनाया है। तो हमने इसको मैग्नेट से बनाया है, इसीलिए हमने इसको मैग्नेटिक रोलर बोला है। तो अब होता है क्या है, इधर से हम अपना पाउडर्ड ओर, जो हमने क्रशिंग और ग्राइंडिंग के बाद पाउडर ओर थी, उस पाउडर ओर को बड़ी हमने यहां से डालना चालू किया, किसके, रोलर बेल्ट के ऊपर। रोलर बेल्ट के ऊपर डालना चालू किया तो रोलर बेल्ट से आते 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 वो जब जहां पहुंचा तो यहां आके वो चिपक जाएगा। यहां आके वो इस बेल्ट से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जब इस बेल्ट से चिपक जाएगा तो होगा क्या, जो जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हुई, अगर आप बोल रहे हो इंप्योरिटी के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है और मेटल के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो मेटल तो चिपक जाएगा और इसके साथ नीचे नीचे यहां पे आएगा और जहां पे रोलर खत्म होगा वहां से वो नीचे गिरना चालू हो जाएगा। तो यहां हमने एक कंटेनर लगा दिया, इस कंटेनर में हमने इसको इकट्ठा कर लिया। ठीक है। और जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है वो सीधा सीधा आया आया और एकदम से यहां गिरेगा। तो जो ये वाला कंटेनर है, इसमें आपका नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है। तो यही होता है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, कि मैग्नेटिक वाला रोलर के साथ चिपकते हुए नीचे इधर आके गिरा और नॉन मैग्नेटिक वाला रोलर के साथ इधर आके गिरा। ठीक है, और सही है, समझ में आई बात, बात समझ में आया। तो वो कह रहा है इफ द गैंग पार्टिकल्स, इफ द गैंग पार्टिकल्स, इफ आइदर द, सॉरी कुछ और पढ़ने लगा, if either the ore or the gang, one of these two is capable of being attracted by a magnetic field, then such separations are carried out. The grounded ore is carried on the conveyor belt which is passes over the magnetic roller. So ये चीज है, ये आपकी क्या है, कन्वेनर बेल्ट है। ठीक है। अरे कभी देखा है चक्की, चक्की गए हो, आटे वाली चक्की गए हो, ठीक है, यार घर में जनरेटर होता है, उसमें देखना दो व्हील्स को जोड़ने के लिए कन्वेनर बेल्ट यूज होता है। पावर ट्रांसमिशन के लिए कन्वेनर बेल्ट यूज होती है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। ठीक है। अब चलो आ जाओ नेक्स्ट, हमने दो पढ़ लिए, कौन कौन से, हाइड्रोलिक वॉशिंग,
जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने मैग्नेटिक सेपरेशन बोला, और दूसरा बड़ी हमारा क्या था, सॉरी हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसको हमने ग्रेविटी सेपरेशन बोला, और दूसरा क्या था हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रोसेस जो कि है हमारा क्या बड़ी, फ्रोथ फ्लोटेशन। चलो इसको चालू करें, चलो तो देखो जो हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है कि ये केवल और केवल सल्फाइड ओर्स के लिए यूज हो सकता है। अब आप सोचो सर कार्बोनेट ओर के लिए यूज कर लें, नहीं होगा। सर सोचो आप ऑक्साइड ओर के लिए यूज कर लें, नहीं होगा। तो आपको याद रखना है ये केवल और केवल सल्फाइड ओर्स के लिए यूज हो सकती है। तो इसको देखो हाईलाइट कर लो, दिस मेथड हैज बीन इन यूज फॉर रिमूविंग गैंग्स फ्रॉम सल्फाइड ओर्स, मतलब जो सल्फाइड ओर्स हैं उनसे जो इंप्योरिटीज हैं वो निकालने के लिए हम फ्लोथ फ्लोटेशन यूज करते हैं। और मैं बोलता हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे क्वेश्चन आते हैं। अगर कंसंट्रेशन से क्वेश्चन आएगा तो आपका इससे आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, मोर देन मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, और उसके बाद जो लीचिंग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो तो क्या कह रहा है, इन दिस प्रोसेस अ सस्पेंशन ऑफ द पाउडर्ड ओर इज मेड विद वाटर, टू इट कलेक्टर्स एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर्स आर एडेड। वो कह रहे हैं कि देखो भैया, मैं तुम्हें इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ठीक है, पूरे प्रोसेस को देखो होता क्या है। एक तुमको लेना है कंटेनर, क्या लेना है, कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में तुम डालोगे ऊपर से पाउडर्ड ओर, कौन सी ओर डालोगे बड़ी, पाउडर्ड ओर डालोगे। ठीक है, पाउडर ओर के साथ तुम ऐड करोगे क्रिजोल, क्या यूज करोगे, क्रिजोल, क्या यूज करोगे, क्रिजोल्स। ठीक है, क्रिजोल से पहले सबसे पहले आप डालोगे नंबर 1 पोजीशन में पाइन ऑयल, क्या डालोगे आप, सबसे पहले डालोगे पाइन ऑयल। पाइन ऑयल का काम क्या होता है, फ्रोथ को बनाना, झाग बनाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पाइन ऑयल, लिखा है यहाँ पे, पाइन ऑयल का काम है बड़ी, आपका यहाँ लिखा नहीं है नो सही से, तो आप लिखो सबसे पहले, चलो मैं आपको लिखवा देता हूँ। आइए चलिए सबसे पहले लिखिए पाइन ऑयल का यूज करेंगे। अब सवाल है पाइन ऑयल किस लिए यूज किया जाता है, पाइन ऑयल यूज किया जाएगा फ्रोथ बनाने के, फ्रोथ बनाने के लिए, फ्रोथ मेकिंग के लिए। फ्रोथ मेकिंग का मतलब झाग बनाने के। हमने कहा सर ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले नंबर पे आप डालोगे पाइन ऑयल, इससे आपकी फ्रोथ बनेगी। हमने कहा ठीक। फिर वो कह रहा है क्या डालोगे, हमने कहा सर देखिए दूसरे नंबर पे हम डालते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो इसको हाईलाइट करो बड़ी, क्या, कलेक्टर्स और फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। ठीक है, कलेक्टर के लिए हम डालते हैं आपका क्या, फैटी एसिड्स या ज़ैंथेट। ठीक है, और स्टेबलाइजर्स के लिए हम डालते हैं, फ्रोथ स्टेबलाइजर्स के लिए क्रिजोल या एनिलीन। तो आप क्रिजोल याद रखो और इसमें ज़ैंथेट याद रखो, यहाँ पे ज़ैंथेट को याद रखो। ठीक है, और यहाँ पे क्रिजोल्स को याद रखो। अब ये याद रखना बहुत सी बुक्स में ज़ैंथेट को इथाइल ज़ैंथेट लिखा जाता है, पूरा अगर देखोगे तो इथाइल ज़ैंथेट है। तो जो आपको बोलेगा कलेक्टर्स क्या लिखोगे, इथाइल ज़ैंथेट, तो हम बोलेंगे कि भैया हम दूसरे नंबर पे डाल रहे हैं क्या, हमारा इथाइल, इथाइल ज़ैंथेट। ये किस लिए काम आएगा बड़ी आपका, ये आपका कलेक्टर के लिए काम आएगा, कलेक्टर के लिए। और जो तीसरे नंबर पे क्रिजोल्स डालते हैं वो आपके स्टेबलाइजर्स की तरह काम आएंगे। ठीक है, अब समझो तीनों की वर्किंग, समझो क्यों मैं बोल रहा हूं ये किस लिए काम आएंगे। देखो इसको ऐ समझो, ऐ समझो, मैं समझाता हूं। नंबर 1 पे पाइन ऑयल, पाइन ने झाग क्रिएट कर दी, पर झाग में मेटल जाके फंसता है। मेटल फंसेगा झाग में, थोड़ी देर में हो सकता है झाग फूट जाए। झाग फूटे ना, उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रिजोल, जो कि स्टेबलाइजर्स बोलते हैं। हमने कहा ठीक। अब होता क्या है, झाग अलग अलग इकट्ठा हो रखे होते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग हो रखे होते हैं, इसकी वजह से वो ऊपर नहीं आ रहे होते हैं। तभी हम डाल देते हैं इथाइल ज़ैंथेट। जैसे ही आपने इथाइल ज़ैंथेट डाला, सारे झाग आपस में इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के साथ एक साथ ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं। और यहाँ पे देखो आके हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखो पूरी की पूरी झाग कहाँ पे आ गई बड़ी, सरफेस पे आ गई। और सरफेस पे आ गई तो यहां से हम एक छेद खोलते हैं और इस पूरी झाग को इधर कलेक्ट दूसरी तरफ निकाल लेते हैं, ऊपर से बरसाते हैं पानी, पानी बरसाते हैं तो वो बबल्स फूट जाते हैं और वहां हमें मेटल्स मिल जाता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सल्फाइड ओर्स के लिए तो यूज किया क्या,
पर इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये केवल उनके लिए यूज किया जाता है जिनके पास वेटिंग प्रॉपर्टी हो। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे कहीं पे इन्होंने लिखा है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये रहा, देखो, एनहांस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये उन सल्फाइड ओर्स के लिए यूज की जाती है जहां पे मेटल के पास वेटेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है और नॉन जो इंप्योरिटीज हैं उनके पास नॉन वेटेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। वेटेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, उसी की वजह से वो झाग के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, ऊपर ट्रैप होने के बाद ऊपर सरफेस तक आते हैं और सरफेस पे आने के बाद हम यहाँ पे एक छेद करते हैं जिससे वो सब बाहर निकल आते हैं। हम एक यहाँ पे एयर के लिए एक ये रोटेटर लगाते हैं जो लगातार घूमता रहता है, तो अंदर झाग और अच्छा बनता रहता है। हमने देखा है ना, कोई चीज घुमाओगे तो झाग ज्यादा अच्छी बनेगी। तो ये तीन चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्लियर है बात। अब वो बोल रहा है द मिनरल पार्टिकल्स बिकम वेट बाई ऑयल्स वाइल द गैंग पार्टिकल्स बाई वाटर। वो बोल रहे हैं जो मिनरल्स हैं वो हमारा ऑयल से वेट होता है, जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो वाटर से। कहने का मतलब क्या है, किरजोल आप जो पाइन ऑयल डाला है वो क्या एक तरह का ऑयल है, ऑयल से झाग बनती है, झाग में मेटल फंसता है। जो मेटल है आपका ओर है वो क्या है, वो किस में फंसेगी जाके, वो फंसेगी जाके बड़ी आपकी फ्रोथ में, झाग में। और जो आपकी इम्प्योरिटी है वो पानी एब्जॉर्ब करेगी और भारी होके नीचे बैठ जाएगी, तो वो सेटल डाउन हो जाती है बॉटम में, ठीक है। हमने कहा ठीक। वो कह रहा है रोटेटिंग पेडल अगेंस्ट द मिक्सचर एंड ड्रॉज एयर इन इट। वो कह रहा है ये मिक्सचर के बनाने के लिए हम एक रोटेटिंग पेडल लगाते हैं, इजी सी चीज है, ठीक है। फिर वो कह रहा है एज अ रिजल्ट फ्रोथ इज फॉर्म्ड व्हिच कैरीज आउट द मिनरल पार्टिकल। वो कह रहा है फ्रोथ बनती है जो कि मिनरल पार्टिकल्स को ऊपर ले जाती है। द फ्रोथ इज लाइट एंड इट इज skimmed off, इट इज देन ड्राइड एंड द रिकवरी ऑफ और पार्टिकल्स। वही बात कि बाहर इकट्ठा करते हैं, ऊपर से पानी गिराते हैं, बबल फूट जाता है, बबल पर वो थोड़ा सा क्या आता है, ऑयली होता है, क्योंकि भाई पाइन ऑयल से हुआ है। तो जाहिर सी बात उसको थोड़ा सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, उसके बाद वो वापस हमें मिल जाता है, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है देखो। Sometimes it is possible to separate two sulfide ores by adjusting proportion of pine oil to water और by using डिप्रेजेंट्स। अब होता क्या है, बहुत सी डिप्रेजेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अंडरलाइन करो, डिप्रेजेंट्स को सब लोग अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है क्या, वो बोल रहा है कि देखो होता क्या है, कई बार बहुत सी ओर्स ऐसी होती हैं जिनमें इम्प्योरिटी भी सल्फाइड है और मेटल भी सल्फाइड के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कैसे पाइन ऑयल, क्रिजोल्स और इथाइल जेंथेट को पता लगेगा भैया किसको ऊपर लेकर आना है, किसको नीचे लेकर जाना है। तो उसके लिए काम आता है आपका डिप्रेजेंट्स। अब इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो कह रहा है, इन केस ऑफ ओर कंटेनिंग ZNS एंड PBS। एक और है जिसमें ZNS और PBS दोनों होते हैं। वो कह रहा है वहां पे हम एज ए डिप्रेजेंट किसको यूज करते हैं, NaCN को, सोडियम साइनाइड को एज ए डिप्रेजेंट यूज करते हैं। वो कह रहा है इट प्रिवेंट्स, इट सिलेक्टिवली प्रिवेंट्स ZNS फ्रॉम कमिंग टू द फ्रोथ। जो ZNS का हमारे लिए इंप्योरिटी है, तो कह रहा है वो ZNS को फ्रोथ तक आने ही नहीं देता है। फ्रोथ पे आता है PBS, तो PBS जब फ्रोथ पे आता है तो उसको वो ऊपर ले आता है और ZNS को नीचे पानी के साथ भेज देता है। तो यहाँ पे डिप्रेजेंट हमारा दोनों में डिवीजन कर देता है या सेपरेशन कर देता है, किसको ऊपर आना है किसको नीचे आना है। तो हमेशा रखना ZNS नीचे जाएगा और PBS ऊपर जाएगा। अब लोग कहते हैं सर हम भूल जाते हैं, सर ऊपर कौन जाता है नीचे कौन जाता है। तो मैंने कहा जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको कम फर्स्ट वाला नंबर लगेगा, जो पहले आएगा वो पाएगा। तो भाई P पहले आता है वो ऊपर जाएगा, Z बाद में आता है वो नीचे जाएगा। तो इस तरीके से मैंने याद कर रखा है, तुम भी याद कर सकते हो। ये बात समझ में आई। तो हमने तीन प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ ली। एक पढ़ी हमने कौन सी, सबसे पहली पढ़ी हमने हाइड्रोलिक वॉशिंग, को हम ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल मेथड है, हमने कहा ठीक। दूसरी पढ़ी हमने मैग्नेटिक सेपरेशन, फिजिकल मेथड है क्योंकि इसमें हमने कोई केमिकल यूज नहीं किया। तीसरी पढ़ी हमने फ्रोथ फ्लोटेशन, फिजिकल मेथड। अब यहां आप सोचोगे सर ये कैसे फिजिकल, इसमें तो आपने बहुत केमिकल यूज किए, पाइन ऑयल, किरजोल, इथाइल जेंथेट, डिप्रेजेंट्स। पर आपको गौर ये करना है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी इससे डिटरमाइन नहीं होती है कि आपने केमिकल्स यूज किए हैं। बात है केमिकल क्या रिएक्ट किया है, कोई रिएक्शन हुई है वहां पे। तो इसमें देखो, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई,
इथाइल जेंटेट ने रिएक्शन नहीं की, इजोल ने रिएक्शन नहीं की, डिप्रेजेंट से रिएक्शन नहीं की, रिएक्शन नहीं हुई है, इसका मतलब हमारा क्या है, फिजिकल मेथड है। पर कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में हमारा एक एक हमारा केमिकल मेथड भी आता है। वो हमारा केमिकल मेथड्स कौन सा है, चलो नेक्स्ट पेज पे आओ। उस केमिकल मेथड को बड़ी हम बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं, लीचिंग। ठीक है, ये एक लौता हमारा केमिकल मेथड है। तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन कभी आ जाए और पूछ ले, एमंग विच ऑफ दीज 4 कंसंट्रेशन मेथड्स इज द केमिकल मेथड, तो आप लिखोगे लीचिंग। ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग नहीं है, मैग्नेटिक सेपरेशन नहीं है, और आपका क्रॉस रोटेशन भी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा होगा आपका, लीचिंग। ठीक है, अब देखो लीचिंग मेनली यूज की जाती है बॉक्साइट ओर्स के लिए। ये खासकर एल्यूमिनियम की ओर के लिए ही लीचिंग यूज की जाती है, बॉक्साइट ओर्स में बहुत फेमस है। तो आप क्या कह रहा है वो, लीचिंग इज ऑफन यूज्ड इफ द ओर इज सॉल्युबल इन सम सुइटेबल सॉल्वेंट। अगर आपकी ओर किसी सब्सटेंस में या सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, तो वहां आप क्या यूज करोगे, लीचिंग यूज करोगे। तो सबसे फेमस है लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, सबसे फेमस है बड़ी ये लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम ऑक्साइड। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आते हैं, बाकी किसी में मेरे ख्याल से लीचिंग से आज तक एज सच कभी कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा है कि लीचिंग क्या है, तो देखो वो बोल रहा है द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिना। सबसे बेसिक ओर एल्यूमिना की क्या है बड़ी, सबसे बेसिक ओर है बॉक्साइट। क्या है आपकी, बॉक्साइट। तो देखो अब सीन क्या है, जो हमारा बेसिकली लीचिंग है। ठीक है, तो लीचिंग हमारा वो पहला प्रोसेस है जो कि केमिकली हमें करना होता है। काफी सारे केमिकल्स यूज करने होते हैं, सुइटेबल रिएजेंट्स यूज करने हैं। तो कह रहा है कैसे करेंगे इसको, तो कह रहा है द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिना इज बॉक्साइट, जो कि हमें पता है यूजली कंटेन्स SiO2, आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड एज इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो ऐसा इसको याद नहीं करना है कि इसकी इम्प्योरिटीज क्या है। ठीक है, जो याद करने वाले होंगे मैं बताऊंगा। वो बोल रहा है कंसंट्रेशन is carried out by digesting the powdered ore with a concentrated solution of NaOH at 473 to 523 Kelvin and 30 to 35 to 36 प्रेशर बार। तो यहाँ पे आपको ना तो आपको टेम्परेचर याद करना है ना प्रेशर याद करना है, जो आपको याद करना है कि यहाँ पे जो सुटेबल रिएजेंट है वो है NaOH। क्या याद करना है आपको, NaOH। तो यहाँ पे हमारा जो रिएजेंट है सुटेबल वो है NaOH। ठीक है, वो कह रहा है Al2O3 is leached out as sodium aluminate and SiO2 as sodium silicate leaving the impurities behind। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बड़ी ये रिएक्शन। क्या, Al2O3 जो कि हमारी क्या थी, हमारी ऑक्साइड की और थी एल्यूमिनियम की, इसको बॉक्साइड बोलते हैं। NaOH डाला और साथ में हमने ऐड किया वाटर। ठीक है, तो हमारा एक कंपाउंड बनेगा NaAlOH का होल क्वाड, क्वाड का मतलब 4। ठीक है, अब वो बोल रहा है द एल्यूमिनियम या द एल्यूमिनेट in solution is neutralized by passing CO2 gas and hydrated Al2O3 is precipitated। क्या मतलब, वो कह रहा है कि कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो हमारा ऊपर प्रोडक्ट आया है उसमें CO2 को डालना है और हमारा अगेन Al2O3.H2O बन जाएगा। ठीक है, और साथ में NaHCO3 निकल आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने कहा ठीक। अब वो कह रहा है जब हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हटा दें तो कंटेनर में केवल बचेगा Al2O3.XH2O, जो कि हमारी बॉक्साइट की ओर है। उसे 1470 केल्विन पे रखोगे तो आपको मिल जाएगा Al2O3 और साथ में X अमाउंट ऑफ वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा लीचिंग का प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें क्या था, हमने जो सुइटेबल रिएजेंट यूज किया वो कौन सा था बड़ी, वो था NaOH, और बाद में हमने बस एक गैस और पास की। ठीक है, पर एक्चुअल में उस गैस को हम ऐसे काउंट नहीं करते हैं। लीचिंग पे हमेशा पूछा जाता है among which of these is a suitable reagent which can be used for the leaching process of bauxite ore। तो आप ध्यान रखना वो क्या है आपका NaOH, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। सही है, बात समझ में आई, यहां तक सब समझ में आया कि नहीं आया, पक्का सब सही था। अब वो कह रहा है कि अदर एग्जाम्पल ऐसे देखने नहीं है, पर नॉर्मल एक रिएक्शन ऐसे देख लो, क्योंकि क्या है सिल्वर और गोल्ड के लिए भी लीचिंग कभी कभी यूज की जाती है। तो बस याद रखने वाली बात यह है, जब सिल्वर और गोल्ड के लिए लीचिंग यूज करोगे तो वहां पे NaCN
और KCN भी यूज कर सकते हो। क्या NaOH की जगह NaCN और KCN भी यूज कर सकते हो। कुछ नहीं, एयर की प्रेजेंस में डालोगे तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी। कैसे? मेटल, CN का मतलब Na को हमने हटा दिया, Na प्लस चला गया, CN माइनस से मतलब है, CN माइनस हमारा यहाँ पे है। साथ में रखा आपने वाटर, उसके बाद एयर। आपका काम क्या किया? यहाँ पे आपकी पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर बाद में इस रिएक्शन को भी देख लेना, पर मैं बोलूंगा इस रिएक्शन को याद नहीं करना। इस रिएक्शन को आपको याद नहीं करना है। मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, आप फालतू में याद करने बैठोगे। ऊपर वाली बस ये चीज याद रखना जो मैंने बताई है। कौन सी वाली? कि गोल्ड और सिल्वर के लिए आपका NaCN और KCN को यूज किया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब देखो, इन टेक्स्ट में हमारे 2 क्वेश्चन है, इसको आप एज अ होमवर्क करेंगे। आज संडे है तो आप इसको एज अ होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, एज अ होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है विच ऑफ द ओर ऑफ मेंशन्ड इन टेबल 6.1, याद है पीछे टेबल थी ओर वाली, कैन बी कंसंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो कॉमन सेंस ही बात है, उन चारों में कौन सी ऐसी ओर है, मतलब वहां किसकी थी? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन। इन चारों में किसकी ओर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है? दिमाग लगाओगे आंसर मिल जाएगा सीधा, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम? जस्ट अभी ऊपर देखा तो वो वहां पूछ रहा है कि लीचिंग में, लीचिंग क्यों करनी है एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम की लीचिंग में क्या सिग्निफिकेंस है, ये वो पूछ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट क्लास में हम क्या चालू करेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। क्रूड मेटल का मतलब ओर से पहले हम मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, फिर अगले स्टेप में मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालेंगे, और फिर मेटल को हम प्यूरिफाई करेंगे। ये 3 हमारे स्टेप रह गए हैं। 2 स्टेप हमने मेटलर्जी में 2 लेक्चर्स में कवर कर लिए। पहले में हमने क्रशिंग, ग्राइंडिंग, टाइप्स ऑफ ओर्स, गैंग्स, ओर्स, मिनरल, सबसे सबके बारे में पढ़ लिया था। दूसरे में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के चारों मेथड पढ़ लिए। 3 फिजिकल मेथड कौन से? हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन, जो कि एक ही है। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन। देन हमने पढ़ लिया आपका कौन सा? देन हमने पढ़ लिया आपका फोर्थ फ्लोटेशन। और चौथा हमारा जो केमिकल मेथड है, कौन सा? केमिकल मेथड हमने लीचिंग भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब अगर इसको समराइज कर दें तो ओवरऑल जो मेन चीज याद रखने वाली है, ग्रेविटी सेपरेशन कब यूज करना है? जब आपका मेटल हैवी होगा और इंप्योरिटीज हल्की होंगी तब। मैग्नेटिक सेपरेशन कब यूज करना है? जब आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो या फिर मेटल पे या फिर इंप्योरिटीज में, दोनों में से किसी एक पे। फोर्थ फ्लोटेशन यूज करना है सल्फाइड्स ओर के लिए, और उसमें भी याद ये रखना है जो इंप्योरिटी है उसकी वाटर की तरफ वेटिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और जो आपका मेटल है उसका ऑयल की तरफ वेटिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लीचिंग किसके लिए यूज करते हैं? मेनली बॉक्साइट्स ओर के लिए यूज करते हैं, जो कि एल्यूमिनियम की होती है। उसमें आपको NaOH एज अ सुटेबल रिएजेंट यूज करना है। और अगर आप गोल्ड और सिल्वर के लिए आप ब्लीचिंग यूज कर रहे हो तो KCN आप या NaCN में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो यहां तक हमने इस लेक्चर में खत्म कर लिया। तो सबको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, हम वापस बड़े हो जाएं, काफी देर से छोटे रखे थे। तो हमको जल्दी सब लोग ये बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का सबको समझ में आया, ठीक है। तो अगर आप सबको समझ में आया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में अच्छे से बता देना कि सर बढ़िया समझ में आया। और अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए कि मतलब इट्स लाइक कि सर ये चीज थोड़ा सा और, या ये चीज सर ऐसे हो सकती है, सर कुछ ऐसा, सर वैसा, वो तब भी बता दो। तो एटलीस्ट होगा क्या, मुझे पता लगेगा कि कौन सी चीजें हम आपके लिए इंप्रूव कर सकते हैं, हमारे बच्चों को कहाँ कहाँ लेक्चर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लेक्चर पसंद हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर ना किया हो। यही चीजें आपकी हमें अप्रिशिएट करती हैं। मतलब अगर आपको ऐसा है कि आप हमको हमको अप्रिशिएट करना चाहते हो तो यही चीजें हैं जिससे हमें हौसला मिलता है, सर की मजा आ रहा है। यही चीजें हमें थोड़ा सा और मोटिवेट करती हैं कि चलो हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको हम आज के लेक्चर के सारे एनोटेशंस कहाँ दे देंगे? अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर आनंद फाउंडेशन में दे दिए जाएंगे आपको सारे के सारे क्या
एनोटेशंस, ठीक है। तो जाके यहाँ पे अपने एनोटेशंस को डाउनलोड कर लो, फॉलो करना बहुत जरूरी है। तुरंत जाओ, अभी टेलीग्राम खोलो और टेलीग्राम खोलने के बाद इसको जाके क्या कर लो, इस चैनल को जाके आप फॉलो कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आनंदमणि.com पे जाके क्या करना है, अगर आपको जाके प्रॉपर प्ले लिस्ट और सब चीजें चाहिए एक सीक्वेंस में, फैली हुई चीजें नहीं चाहिए, तो उस वेबसाइट पे अपनी डीपीपीज, प्ले लिस्ट, टेस्ट पेपर सब है, ठीक है। और ये अपनी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है। अगर थोड़ा फन वन चाहिए, हमारी जिंदगी में क्या चलता रहता है, कैसे चलता है, आपसे कनेक्ट होने का मौका हमें इसी चैनल में मिलता है। आप आके हमसे मिल भी सकते हैं। ये आनंद सर का खुद का पर्सनल चैनल है, मेरा शशि.मेंटर, जाके आप वहां से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है आज अपना अपना पूरा चैप्टर का ये चीज खत्म हो गई। अब ये चैप्टर देखो बड़ी, आज संडे है, टाइम है दिन भर, अभी सुबह लेक्चर खत्म हो जाएगा, दिन भर आपके पास टाइम ही टाइम है। तो आई विल सजेस्ट दिन भर बैठ के प्रॉपर इसके नोट्स बना लो। एनसीईआरटी कवर करते हुए चल रहे हैं। एनसीईआरटी की अपने आप में बहुत बड़ी, ये बोल लो, इंपॉर्टेंस है। ये इंपॉर्टेंस आपको समझ में नहीं आती। लास्ट ईयर नीट का पेपर देखो, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया और जो हमने पढ़ाया इसके बाहर से कुछ नहीं आया। तो आप क्या करो, कुछ मत करो, केवल एनसीईआरटी खोलो, जो हम पढ़ा रहे हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, वैसे ही उनके की पॉइंट्स को हाईलाइट करते चले जाओ। साइड की कॉपी में उनके मेन मेन सेंटेंस को अपने लैंग्वेज में लिख लो। जो चीज हमने इंपॉर्टेंट बोली है उस इंपॉर्टेंट वाली चीज को एक बॉक्स में क्या कर लो, बंद कर लो। अब इससे होता क्या है, इससे होता ये है, जब आप फ्यूचर में कभी एट द एंड ऑफ द चैप्टर या एंड आफ्टर 2 मंथ्स आप एकदम से बैठोगे ना कि चलो सर वो देख लिया जाए, क्या देख लिया जाए, मीन्स एक बार हम इसको रिवाइज कर ले, तो उस समय जब आप इसको रिवाइज करोगे ना बड़ी, तो रिवाइज करते समय आपके लिए सब चीजें बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, ठीक है ना। तो अभी क्या है, अभी आपको कोर्स कभी ज्यादा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको क्या अभी चाहिए, रिवाइज करने में दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में तो हर सब्जेक्ट के 10-10 चैप्टर हो चुके होंगे, तब आप पूरा पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ने थोड़ा बैठोगे एनसीईआरटी का। तो हम एनसीईआरटी की हर लाइन मैं मार्क भी नहीं करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट लाइन है केवल वही मार्क करता हूँ। तो उन्हीं बस लाइंस को लिख लो एक साइड में, और उन्हीं लाइंस को केवल साथ में लेके चलो, आपका मामला पूरा कंप्लीटली सेट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। इस बार मेट्रोलॉजी से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं, 2 क्वेश्चन सीधे, मतलब 8 नंबर। आप 8 नंबर की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो। किसी भी पेपर में अगर आप 8 नंबर सीधे छोड़ के चले आओगे ना बड़ी, आपका सिलेक्शन भले ही हो जाए, पर एक होता है ना, 8 नंबर से आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज पहुंच सकते थे, आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। और कभी कभी किस्मत खराब होती है, तो ये 8 नंबर ना आपका सिलेक्शन भी रोक देते हैं। 8 नंबर को बिल्कुल हल्के में मत लो और सीरियसली लेके 8 नंबर के लिए लग जाओ, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट और इजी है। अपना इस सेमेस्टर में भी जो हमने कोर्स चालू किया है, ये इनऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर है। इनऑर्गेनिक, अगर आप, मैंने इनऑर्गेनिक ही सबसे पहले क्यों टारगेट किए, चालू किए, क्योंकि एनटीए में अगर आप गौर करो तो एनटीए जो भी पेपर बना रहा है, खासकर बोर्ड भी के पेपर बन रहे हैं, वहां पे इनऑर्गेनिक चैप्टर वालों से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और इन क्वेश्चंस में एक खास बात होती है, पता क्या बड़ी, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ इनऑर्गेनिक इज लाइक, आपने पेपर देखा, आपने बोला पहला क्वेश्चन है आंसर बी, ठीक है, दूसरा अरे आंसर सी, तीसरा आंसर डी। मतलब अगर आपने 1 मिनट में 3-4 क्वेश्चन कर डाले, तो मतलब आपको आया तो सीधा आया, नहीं आया तो छोड़ दो भाई। फिर तो आप दिमाग लाते रहो, सोचते रहो, नहीं आएगा आपके दिमाग में, ठीक है। 10 में 1 आ जाएगा, वरना नहीं आएगा, क्योंकि आप वो पढ़ के ही नहीं आएगा, आपको याद ही नहीं है। अब फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा पहले, फिर उसकी वैल्यूज देखी, न्यूमेरिकल में फॉर्मूले में पहले दूसरा फॉर्मूला कौन सा लगाएं, फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद आपने उसको सॉल्व करना चालू किया, लंबी कैलकुलेशन की, और आखिर में जाके देखा है आंसर ही मैच नहीं किया, या कर भी गया तो आपके 3 से 4 मिनट ले गया। तो जो एक क्वेश्चन 1 मिनट में आपके 4-5 क्वेश्चन हो जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या 5 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाए। तो इनऑर्गेनिक वो चीजें जो आपका बड़ी क्या करेगा, पूरा आपका पेपर सेट कर देगा, मतलब आपको नंबर स्कोरिंग मार्क्स यही देके जाए, ठीक है। तो हमें लगता है आज के लिए काफी हो गया। ये संडे में मैंने थोड़ा ज्ञान तुमको ज्यादा दे दिया, पर इनिशियल स्टेज में ये ज्ञान जरूरी है कि आप कुछ दिनों बाद ऐसा ना हो कि सर हमें पता ही नहीं थी ये बातें, ठीक है। तो बड़ी अच्छे से कंप्लीट कर लेना, फिर कल मिलते हैं अपनी लाइव क्लास में, ठीक है। आज आपकी ये लाइव तो नहीं थी, स्टूडेंटरी क्लास थी, तो आपको पर हमने कहा कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, इसलिए हमने आज ये क्लास ली है।
और कल हम आपकी लाइव क्लास से मिलेंगे सुबह वापस 10 बजे। तब तक के लिए बड़ी टेक केयर, बाय बाय गाइस एंड लव यू ऑल, एंजॉय योर संडे एंड स्टडी हार्ड।